Hello, I'm Tanvi Sinha and welcome to the show Health Diary. There have been many instances recently जहां हम ऐसे उम्र के लोगों को हमने देखा है कि उन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुए हैं या वो इसके शिकार हुए हैं। बहुत सारे ऐसे पॉपुलर नेम्स हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई है। We know that there have been many more similar cases जिसके बारे में शायद हमें अभी तक पता भी नहीं है और इन्हीं सभी टॉपिक्स पर आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ट्रॉमा एंड इमरजेंसी सेंटर एम्स पटना के एचओडी डॉक्टर अनिल कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल। नमस्ते, नमस्ते प्राची जी। डॉक्टर अनिल, आजकल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र के लोग हैं जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से के शिकार हो रहे हैं। पिछले 1 साल में कई ऐसे नामचीन लोगों के दिल का दौरा पड़ने से मौत भी हुई है। इन सभी के पीछे आप क्या कारण देखते हैं? किस कारण से इतने जल्दी ये लोग इस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं? तन्वी जी, ये बहुत दुःख की बात है और देश के सभी लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वयस्क हो, चाहे बच्चे हों, ये पिछले कई वर्षों से जो युवा पीढ़ी के लोग हार्ट अटैक के बाद मर रहे हैं, इसके बाद उनके लिए तो शोक व्यक्त करते ही हैं। साथ में सभी लोग खुद चिंतन करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? जी। आखिर युवा लोगों को हार्ट अटैक क्यों हुआ? ये बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि हार्ट अटैक युवा में भी होता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हाँ, अगर एज के टर्म में बात करें, तो निश्चित रूप से हार्ट अटैक ज्यों-ज्यों हमारी उम्र बढ़ती है, उसके होने की जो इंसिडेंस है, वो बढ़ जाता है। अगर एक स्पेसिफिक एज ग्रुप देखा जाए, तो 65 ईयर के आसपास सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक, जी। लेकिन कम उम्र में नहीं होगा, ये कतई सही नहीं है। अब है कि आखिर अभी कुछ वर्षों में क्यों युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ गए? जी। इसके पीछे तो हमें समझना होगा कि हार्ट अटैक आखिर होता है किन-किन वजहों से। अगर हम इसको निमोनिक्स के तौर पे अगर आपको बताना चाहूँगा ताकि हर नागरिक को याद रहे। ठीक है। अगर मैं आपको अल्फ़ाबेट के टर्म पे फ्रॉम ए टू जेड जी तक अगर मैं डिकोड करूँ, तो हर कोई समझ पाएँगे कि इसके क्या-क्या वजह हो सकता है। जैसे ए से है हमारा अल्कोहल, बी से है हमारा ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ा हुआ है, सी से कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता जी। है, डी से हम समझेंगे डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है तो निश्चित रूप से हार्ट अटैक का चांस ज्यादा रहता हुँ। है। ई से है हमारा फिर ईटिंग, आपकी ईटिंग हैबिट कैसी है, हेल्दी डाइट है या अनहेल्दी डाइट है। और ई और एफ एक दूसरे से मिलता जुलता है, यानी कि एफ है अगेन फूड, यानी कि फूड which contains low amount of saturated fat, low amount of sugar and low amount of salt, यानी कि ऐसा ही आहार खाना चाहिए जिसमें कि सैचुरेटेड फैट, साल्ट और शुगर की मात्रा कम हो। और इसका अगर उल्टा है तो आप अगेन रिस्क फैक्टर में जा रहे हैं, आप वल्नरेबल हैं हार्ट अटैक के लिए। जी। और ए बी सी डी ई एफ जी के बाद होता है आपका जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके मम्मी पापा दादा दादी को अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, निश्चित रूप से युवा पीढ़ी हो या आपकी उम्र ज्यादा हो, आप जी। ज्यादा वल्नरेबल हैं हार्ट अटैक के। और ए से जी के अलावा 4 एस भी याद रखना चाहिए इंसान को। वो 4 एस है हमारा स्मोकिंग, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफ, और अगला 4 है हमारा एस है हमारा स्लीपलेसनेस, यानी कि जो युवा पीढ़ी है। अब इस जी। ए से जी और 4 एस को मैं युवा पीढ़ी में क्या-क्या ज्यादा वल्नरेबल है कि इस पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक हुआ है। वो आप देखेंगे कि आज के युवाओं में कि स्मोकिंग बहुत करने लगा है। जी। और स्मोकिंग के बारे में और हम जागरूक करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत लोग कहता है कि नहीं मैं तो स्मोकर नहीं हूँ, आखिर मैं कैसे रिस्क ग्रुप में आता हूँ। अगर आप मेडिकल साइंस के लिटरेचर देखेंगे, डेटा देखेंगे, पैसिव तो स्मोकर। एक होता है हाँ पैसिव जी। एंड सेकंड हैंड स्मोकर, और ये कम नहीं है आनी जी, ये 30% लिटरेचर कहती है, 30% इंसिडेंस हर लिटरेचर में लिखा हुआ वर्ल्ड वाइड कि जी। 30% जो लोग हैं जिनको हार्ट अटैक होता है वो पैसिव स्मोकर होता है। यानी कि आपके सराउंडिंग्स में, आपके ऑफिस में, आपके फ्रेंड सर्किल, वो स्मोक कर रहा है लेकिन आप वहाँ बैठे हुए हैं। तो स्मोकिंग का बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है, बहुत ज्यादा रिस्क रहता जी। है। स्ट्रेस, आज के नवयुवक जितने भी नई पीढ़ी है, वो स्ट्रेस काफी लेता है। ये भागम भाग जिंदगी, कॉम्पिटिटिव माहौल, या जब किसी के बच्चे हो जाते हैं कम उम्र में,
बच्चे का भरण पोषण करना, वाइफ का, फैमिली का, माँ बाप का और अपने करियर का, ये सारा डेफिनेटली सिनर्जिस्टिकली जो है उसके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है। और सेडेंटरी लाइफ, पुराने जमाने में लोग सुबह में उठ करके व्यायाम करते थे। ज्यादातर लोग जो है हर काम के लिए परिश्रम करते थे, लेकिन अब आपके पास कार है, रिमोट है, रिमोट बेस्ड जिंदगी हो गई है। तो ये अगला ऐसा है सेडेंटरी लाइफ। तो स्मोकिंग, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफ और स्लीपलेसनेस, जो कि रात में जगना और दिन में काम करना, जी ये जो है ये निश्चित रूप से हम युवाओं को जो है हार्ट अटैक के लिए ज्यादा रिस्क में डालता है और ज्यादा हमारे युवा पीढ़ी इस हार्ट अटैक का शिकार। जी, डॉक्टर अनिल, लेकिन अभी हाल ही में कुछ जो केसेस आए हैं, उसमें कहीं न कहीं लोग ये अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं कि उनकी मतलब उनके परिवार वाले दावा कर रहे हैं कि उनकी लाइफ़स्टाइल ठीक थी, वो हेल्दी पर्सन थे, लेकिन फिर भी अचानक से उनके साथ इस तरह का हादसा हो गया, उनको हार्ट अटैक आ गया या कुछ लोगों की मौत भी हुई है, जो अभी रिसेंटली हमने देखा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में क्या इसको हम मॉनिटर करने के लिए हमें रेगुलर चेकअप कराना चाहिए? उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। किस समय से हमें अपने बॉडी का चेकअप या हार्ट का चेकअप कराना चाहिए? कितने इंटरवल पर कराना हमारे लिए बेहतर होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछी तन्वी जी। इसमें यही बताऊंगा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है कि आज की जो युवा है वो बॉडी कॉन्शियस हो गया है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं हुआ है। बहुत लोग लगता है मतलब कि उसको आप देखिएगा तो लगेगा कि बहुत हेल्थी, जी, बॉडी जी। सॉडी बनाए हुए है, स्टेरॉइड ले लिया है, वेट लिफ्ट कर लिया है, वो काफी अच्छा मसल्स बनाया है। तो हमें बॉडी कॉन्शियस के साथ साथ हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ेगा। नंबर 2, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। नंबर 3, जी, जो हमने बात किया, जो हमारा समय पे सोना, सुबह में समय पे जगना और एक्सरसाइज करना और स्मोकिंग जैसी चीजों को छोड़ना, ये तो डेफिनेटली हमें करना ही होगा। साथ में अगर जो ए से जी और बाकी जो स्ट्रेस फैक्टर और सेडेंटरी लाइफ ये सब रिस्क फैक्टर बताया या फैमिली हिस्ट्री बताया, ऐसा अगर कुछ हो तो अर्ली एज से, अगर रिकमेंडेशन की बात देखेंगे तो 20 टू 35 ईयर एज तक के लोगों को हर 3 साल पे जी। चेकअप करानी चाहिए और 35 से 40 साल के लोगों को हर 2 साल पे चेकअप करानी चाहिए और 40 साल के बाद उम्र वाले के लोगों को हर बर्थडे यानी कि हर साल चेकअप करानी चाहिए। अब हुँ। है कि चेकअप में करानी क्या है, ये भी जी, बहुत जी, जरूरी जी, जी। है। यानी कि आप 3 साल में कराएं या 2-2 साल पे कराएं या हर साल। 2-3 इन्वेस्टिगेशन तो बहुत जरूरी है। एक हो गया आपका ब्लड प्रेशर की आपकी जांच होनी चाहिए, बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं। जी। दूसरा ब्लड शुगर की जांच होनी चाहिए। तीसरा कोलेस्ट्रॉल की चेक होनी चाहिए। चौथा ईसीजी की जांच होनी चाहिए, जो हार्ट की बेसिक जांच होती हुँ, हुँ। है। और ये 4 जांच के अलावा हर 5 साल, यानी कि अगर आप 3-3 साल पे जांच करा रहे हैं तो दूसरी विजिट पे, अगर हुँ, हुँ। 2-2 साल पे अगर आपके एज है कि हर 2-2 साल पे आना है तो 4 या 5 साल पे आपको इको और टीएमटी की भी जांच करानी जी, चाहिए। यही जी। रिकमेंडेशन। जी। अभी हाल ही में हमने जो इंसिडेंसेस देखे हैं, उसके हिसाब से क्या इसको कोरोना के साथ भी जोड़ा जा सकता है? क्या कोरोना के स्ट्रेन के कारण कहीं न कहीं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम या हमारा दिल कमज़ोर पड़ा है? निश्चित रूप से कोरोना के बारे में तो हम लोग सब काफ़ी जागरूक हो चुके हैं हुँ, और हुँ। यहाँ पर फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, बहुत सारे चैनल में मैं बताया भी कि कोरोना जो है हमारे 2 सिस्टम को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। वो है हमारा एक फेफड़ा, लंग्स, जी। जिस वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है, हम सब जानते हैं। दूसरा है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि जो ब्लड है, ब्लड जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। हुँ, हुँ। ब्लड को क्या कर दे रहा है, ये थिक कर दे रहा है। इसीलिए आप देखे होंगे कि लो मोलेक्युलर वेट हेपेरिन जैसे दवा दी जाती थी कोरोना वाले सारे संक्रमित व्यक्ति को, ताकि जी। ब्लड जो है उसका क्लॉटिंग जो है कम हो। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारा ब्लड थिक हो जा रहा है कोरोना इन्फेक्शन के बाद, तो हुँ, ये हुँ। जो हमारा हार्ट है, उससे जो जमा हुआ ब्लड है, जो मोटा ब्लड है, थिक ब्लड है, उसको जी। कॉन्ट्रैक्ट करके पूरे शरीर तक फैलाने में, शरीर तक पहुंचाने में हार्ट को काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी उसको स्ट्रगल और फोर्स लगाना पड़ता है। तो फाइनली क्या होता है कि हार्ट अगर हमारा पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, पहले से अगर हमारा रिस्क फैक्टर है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है और साथ में अगर कोविड हो गया और ये ब्लड हमारा थिक हो गया,
तो हार्ट उसको फोर्सफुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करके शरीर के बाकी भाग तक नहीं पहुंचा पाती है और जी हार्ट हमारा वीक होकर के हार्ट अटैक जैसा प्रेजेंट करता है। जी जी, वही थर्ड वेव की संभावना के बीच आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरीके से हम अपना ख्याल रखें? क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि इससे हम अपने आप को कम अफेक्ट होने दें? थर्ड वेव के लिए तो अब फर्स्ट और सेकंड वेव का एक्सपीरियंस को अगर हम लोग कोरिलेट करें और उससे जी अगर हम फायदा लेना चाहें तो 3 चीज पर हमें जो है ना मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। और ये हम सब लोग आज के डेट में समझ पा रहे हैं कि इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है, कोई डिबेट की चीज नहीं है। पहला कीवर्ड है इसका इम्यूनिटी, हम्म दूसरा है हमारा वैक्सीनेशन और तीसरा है हमारा फैमिली में आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, हम्म उनको किस तरह से आप आगे इकोनॉमी आपके फैमिली का खराब ना हो। क्योंकि अब थर्ड वेव पता नहीं कब आएगा, लॉन्ग टर्म तक आप अपने परिवार को एक बंद कमरे में नहीं रख सकते हैं, आपके जीविकोपार्जन के लिए काम करना भी जरूरी है। तो तीनों को मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। इम्यूनिटी की जहां तक बात है कि ये फेफड़े में संक्रमित होने वाला जो भी कोविड हो या बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस हो या स्वाइन फ्लू हो, कोई भी बीमारी अगर होती है, इसका सीधा वास्ता है हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता। और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी की अच्छी है और किसी की खराब है, इस पे डिपेंड्स करता है कि आपका अगेन डाइट कैसा है, आपका स्लीप कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपके शरीर में और कोई कोमोर्बिडिटी यानी कि हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर या कोई और बीमारी है या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप थर्ड वेव से चाहते हैं कि बचे रहें, तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो हेल्दी डाइट खाएं, समय पे सोएं, व्यायाम करें, जंक फूड ना खाएं, स्मोकिंग या कोई भी फेफड़े जिससे कि आपका प्रभावित हो सकता है, वैसा कोई भी काम ना करें। और वैक्सीनेशन शेड्यूल में आपका जब भी स्लॉट हो, जी आप जी निश्चित रूप से ले लें। और तीसरी जो अहम बात है, वो आपके फैमिली के लिए जो मैं एक छोटा सा सेंटेंस बनाया हूँ, उसका पालन करना चाहिए। B3 आइसोलेशन एंड यूथ पार्टिसिपेशन। ये B3 आइसोलेशन का मतलब है बच्चा, बूढ़ा और बीमार अगर आपके घर में है तो इनको आप बचा के रखें। और यूथ जो यंग लोग हैं, उनमें अगर कोरोना का संक्रमण होता भी है, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड वेव से हम लोग सीखे हैं कि यूथ में कुछ ज्यादा हार्म कोरोना नहीं कर पाता है, वो सर्दी खांसी जैसी चीज होती है, ठीक हो जाता है। ये 2 वेव के एक्सपीरियंस से ये इस प्रोवर्ब का, इस लोकोक्ति का पालन करना चाहिए। B3 आइसोलेशन एंड यूथ पार्टिसिपेशन। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल, आपने जिस तरीके से हमें बताया कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल क्यों हो रहे हैं, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, किस-किस तरह के टेस्ट हमें रेगुलरली कराना चाहिए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही आपने बताया कि थर्ड वेव में हम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इन सभी तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर अनिल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, पिछले एपिसोड को भी काफी लोगों ने पसंद किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से हेल्थ डायरी शो में मैं आपको हेल्थ रिलेटेड और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।